तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वायुमंडल का महत्व क्या है। यानी धरातल के चारों तरफ जो वायुमंडल है वो क्यों जरूरी है। तो इसके लिए कुछ बिंदु जो जानने जरूरी होते हैं वो ये है कि धरातल पर जो जीवन है उस जीवन के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा जरूरी गैसें हैं। बाकी औरों की भी महत्व अपने स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है। तो ये सब हमें वायुमंडल से ही प्राप्त होती है, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, वायुमंडल के कारण ही धरातल पर पानी पानी के रूप में है। यानी अगर वायुमंडल ना होगा तो पानी जो है भाप के रूप में उड़ जाएगा, सारा का सारा, सारे सागर हमारे सूख जाएंगे। जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा पर पानी पानी के रूप में नहीं है। हालांकि जैसे आप रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे कि चंद्रमा पर पानी के प्रमाण मिले हैं, तो वो प्रमाण धरातल के अंदर, धरती के अंदर, चंद्रमा की धरती के अंदर रासायनिक पदार्थों के साथ मिली अवस्था में या अंदर की तरफ मिले हैं। बाहर जैसे हमारे यहाँ सागर, झील, महासागर, इस तरह से पानी भरा है, ऐसे वहां पर नहीं है, क्योंकि वायुमंडल के बिना वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वायुमंडल के कारण ही हम एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं, वायुमंडल के कारण ही आग जलती है, वायुमंडल के कारण ही हमारा जो धरती का तापमान है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। वरना तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ताप परिवर्तन यानी तापांतर जो है, दिन और रात के ताप में बहुत बड़ा अंतर होगा। जैसे अगर चंद्रमा की बात करें ना, तो चंद्रमा पर दिन और रात के तापमान में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, और जीवन जो है इतने तापांतर को नहीं झेल पाता है। तो यहाँ पर धरातल पर, पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण तापांतर काफी कम रहता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो इसके महत्व को बताते हैं। बाकी इसमें स्लाइड में आपको जैसे दिख रहा है कि वायुमंडल क्या है, तो पहला पॉइंट दे रहा है ना कि पृथ्वी को घेरते हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है कि जीवन पोषण के लिए वायु अति आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट दे रखा है कि ये जो घटनाएं हैं ये सब वायुमंडल के कारण ही होती हैं। यानी इंद्रधनुष का बनना, बिजली का चमकना, बिजली का कड़कना, और जो ध्रुवीय ज्योति होती है, प्रभामंडल जो बनता है। प्रभामंडल का मतलब है कि जो सूर्य के चारों तरफ एक हेलो बनती है, अंग्रेजी में एक हेलो शब्द लाते हैं। और ये किरीट, मतलब जो इससे ही प्रभामंडल से जुड़ा हुआ शब्द है। और मृग मरीच का जो हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तान में दूर कहीं पानी दिखने का भ्रम होता है, या गर्मी के दिनों में हम आम अपने यहाँ पे भी देखते हैं कि सड़क पर पानी दिखने का भ्रम होता है। तो ये सारी घटनाएं वायुमंडल के कारण ही होती हैं। तो इनसे पहले जो मैंने बताई हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है घटनाएं। तो इस तरह से ये तो हुआ वायुमंडल का महत्व। अब इसके बाद अगला बिंदु आता है कि वायुमंडल के घटक क्या है। तो घटक से मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो वायु है, वायुमंडल के चारों, वायु में जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु है वो किन किन गैसों से मिलकर के बनी हुई है। तो आप देखें पॉइंटर के माध्यम से कि सबसे ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन है, टोटल का 78 पॉइंट लगभग हम बोलते हैं। और फिर दूसरे स्थान पर लगभग 21% यानी 20.95% ऑक्सीजन है। और रिमेनिंग ये 1% जो येलोइश पट्टी दिख रही है, इसमें ये इतनी सारी गैसेज हैं, लेकिन नाम आपको क्रम से याद रखने हैं इनके। तो तीसरे नंबर पर आर्गन है 0.93%। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038%। तो चार तक तो आपको ये परसेंटेज याद रखनी है, लेकिन फिर आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि क्रिप्टॉन भी है, हीलियन भी है, हाइड्रोजन भी है, नियॉन भी है, जेनॉन भी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर रेडॉन नहीं है। अगर आप निष्क्रिय गैसों के बारे में जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैसेस हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नियॉन और रेडॉन। ये सब निष्क्रिय गैस कहलाती हैं, इनर्ट गैस कहलाती हैं। इनर्ट गैसेस में रेडॉन नहीं है हमारे वायुमंडल में। तो एक क्वेश्चन आता है इस पे कि कौन सी निष्क्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं है, और क्रम लगाने को भी आता है। तो इनका चार का क्रम आपको याद रखना रहता है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर बहुत माइनर है, ये बहुत कम कम मात्रा में है। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल इन गैसेस से मिलकर के बना हुआ है।
अब इसके बाद आते हैं कि हमारे वायुमंडल की संरचना कैसी है। तो ये पूरी एक पट्टी के रूप में नहीं है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं। ये नीचे से ऊपर तक मुख्य रूप से 5 पट्टियों से मिलकर के बना हुआ है। अब 5 फिगर पे आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट मत करना कि 5 का 6 भी कहीं दे रखा रहता है, 7 भी दे देते हैं, 4 भी दे देते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, लेकिन आपको इनके सबकी प्रॉपर्टी देखनी रहती है। तो इधर की तरफ मैंने दिखा रखा है जैसे कि ये तो पृथ्वी है, पृथ्वी को घेरे हुए सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी परत ओजोन मंडल इसी में है, समताप मंडल में ही, लेकिन अलग भी नाम दे देते हैं इसको और समताप मंडल के साथ ही रखते हैं, जैसा मैंने कहा कि कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसके बाद फिर मध्य मंडल की एक परत आती है, आयन मंडल आता है, और फिर बाह्य मंडल सबसे ऊपर की तरफ आता है, बाह्य मंडल करके बोलते हैं। इधर की तरफ ये ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। ये धरती है, इसके ऊपर ये क्षोभमंडल है, इसके बाद समताप मंडल है, फिर ये मध्य मंडल है, फिर ये आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल है, और इन सबको मिला करके ही हम वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर। अब एक एक परत की प्रॉपर्टी अगर हम इसमें देखें, तो सबसे निचली जो परत है क्षोभमंडल। सबसे पहली बात तो ये है कि क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो सब जगह पर एक समान नहीं है। ये ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। एक बिंदु महत्वपूर्ण। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, टोटल हमारा जितना वायुमंडल है उसकी जितनी वायु है टोटल पूरे वायुमंडल में, सारी परतों में मिलाकर के जितनी वायु है उसकी लगभग 3/4 वायु, यानी कि 75% वायु सिर्फ एक ही परत में स्थित है नीचे की तरफ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल नीचे ज्यादा घना है, ज्यादा डेंस है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वो धीरे धीरे करके डेंसिटी उसकी कम होती चली जाती है। तो लगभग 3/4 वायुमंडल नीचे की परत में ही शामिल है, मतलब समाया हुआ है। नीचे की जो क्षोभमंडल की परत है, इस परत में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हम धरातल से ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएं, तो तापमान भी घटता जाता है, वायु का दाब भी घटता जाता है, और वायु का घनत्व भी घटता जाता है। तीनों चीजें घटती जाती हैं। तापमान जो घटता है, इसका सामान्य तापमान का घटना, उसको हम टेम्परेचर लैप्स कहते हैं, तापमान घटना कहते हैं। शब्द आता है, ये क्वेश्चन आता है इस पे। और लैप्स रेट जो है सामान्य तौर पर वो माना जाता है 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। यानी जैसे 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़े तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। या इसको ऐसे भी बोलते हैं हम कि 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। बोलने के दो तरीके हैं, बात एक ही है। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आंधी तूफान का आना, बादलों का बनना, बिजली चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट, बरसात होना, ये सारी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती है। क्षोभमंडल के ऊपर ये घटनाएं नहीं होती। बादल भी इसी में होते हैं, क्षोभमंडल में ही होते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर फिर परत जो है वो समताप मंडल कहलाती है, जो दे रखी है इसमें देखो, समताप मंडल है ये पूरी। और ये सारी ऊंचाइयां ध्यान रखना हम धरातल से मापते हैं। तो जैसे धरातल से लगभग 18 किलोमीटर तक क्षोभमंडल है, फिर धरातल से ही लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और समताप मंडल में ही फिर ये ओजोन की परत है, जिसे ओजोन मंडल के नाम से भी बोल देते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ध्यान रखना, नीचे की क्षोभमंडल की परत में तापमान, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट रहा था, लेकिन इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, उल्टा हो रहा है नीचे से। और क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है कि ये जो ओजोन की परत है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उस वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इस परत में वायु का घनत्व बहुत कम है, मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होते, किसी भी तरह के आंधी तूफान नहीं चलते, इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, और डेंसिटी कम होने के कारण घर्षण भी कम होता है वायु का। इसलिए लंबी दूरी के जो एरोप्लेन हैं, ज्यादा लंबी दूरी की उड़ान जो भरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते हैं, वो सब इसी परत में उड़ते हैं, जिससे ईंधन कम खर्च होता है
और मौसम संबंधी परिवर्तन के कारण नुकसान कम होता है, घर्षण कम होने के कारण। तो इस तरह से ये समताप मंडल, और जैसा मैंने बताया कि इसी में ओजोन की परत है। ओजोन की परत को नॉर्मली हम मान के चलते हैं 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी 10 किलोमीटर मोटी परत है ये ओजोन की, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक करके पृथ्वी पर जीवन को नुकसान से बचाती है। इस बिंदु को अभी अलग भी डिस्कस करेंगे हम ओजोन वाले को, लेकिन फिलहाल अगली परत मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, धरातल से ही है ये ऊंचाई 80 किलोमीटर तक, और इसमें तापमान फिर घटना शुरू होता है। और यहाँ इसकी जो सीमा है, अंतिम सीमा, वहां तापमान घट करके लगभग -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये हमारे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है, यानी हमारा वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर ही होता है, जो लगभग -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस परत के बारे में और कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसके बाद मध्यमंडल के ऊपर की जो परत है, वो परत कहलाती है आयन मंडल। आयन मंडल इसलिए कह रहे हैं कि इस परत में जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें यहाँ पर आयन में बदल जाती हैं, ऋणायन और धनायन में बदल जाती हैं, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती हैं उनमें खास तौर से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन गैसों से टकराते हैं, इन अणुओं से टकराते हैं, और टकरा करके इन अणुओं को आयनित कर देते हैं, आयनाइज्ड कर देते हैं। तो इस परत में जो भी गैसें पाई जाती हैं, पाई तो यही जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, यही पाई जाती हैं, लेकिन ये आयन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, धनायन और ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हम इस परत को आयन मंडल कहते हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये परत जो है, जो धरातल से हमारे से रेडियो तरंगें जाती हैं, रेडियो वेव्स जाती हैं, उन रेडियो तरंगों को वापस धरातल की तरफ लौटा देती है। तो हम जो रेडियो कार्यक्रम सुन पाते हैं वो इसी परत के कारण सुन पाते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे मान लो आगरा रेडियो स्टेशन है, आगरा रेडियो स्टेशन से कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, तो आगरा रेडियो स्टेशन से जो रेडियो तरंग है वो प्रसारित होकर के पहले ऐसे आसमान में जाएगी, इस परत से टकरा करके लौट करके वापस हमारे घरों तक आएगी, और घरों में हमारे रेडियो सेट में आएगी, तो रेडियो सेट हमारा इन तरंगों को पकड़ पाता है। तो रेडियो कार्यक्रम जो दुनिया भर में संभव हो पाते हैं वो इस आयन मंडल के कारण ही संभव हो पाते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सूर्य से जो आने वाले चुंबकीय तरंगें हैं वो इन आयनों से टकराती हैं, और इन आयनों से टकरा करके वो फोटॉन्स के रूप में बदलती हैं। फोटोन आप जानते हैं ऊर्जा के बंडल हैं, चमक पैदा करते हैं। तो वो चमक वैसे तो पूरे आयन मंडल में होती है, लेकिन हमें ज्यादा दिखाई देती है वो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, और इसलिए इन्हें हम ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति यानी ध्रुवों पर उत्पन्न होने वाली चमक। तो उत्तरी ध्रुव पर इस चमक को हम नाम देते हैं अरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे हम नाम देते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये घटना भी आयन मंडल के कारण ही होती है, यानी आयन मंडल में चुंबकीय कणों के टकराने से ध्रुवीय चमक पैदा होती है। इसके बाद आयन मंडल के ऊपर, आयन मंडल लगभग मान के चलो कि 600 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयन मंडल के बाद ऊपर की सबसे बाहर की परत बाह्य मंडल है, एक्सोस्फीयर है, और फिर जहां तक वायुमंडल पाया जाता है वहां तक है ये। और वायु इसमें वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि ये हल्की है गैस, और फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हीलियम भी कम होती चली जाती है और हाइड्रोजन की अधिकता होती चली जाती है। और लगभग हम ऐसे मान के चलते हैं कि वायुमंडल की जो परत है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, लगभग मान के चला जाता है। तो इस तरह से ये सारी परतें हो गई। अब वायुमंडल में भी दो मुख्य रूप से क्षेत्र हैं जहां पर विकिरण बहुत ज्यादा है, विकिरण यानी रेडिएशन बहुत ज्यादा है अंतरिक्ष में। तो उन दोनों परतों को हम इसके खोजकर्ता के नाम पर वॉन एलेंस रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल है, वायुमंडल में एक तो 2600 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग, और एक लगभग 13,000 14,000 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे करके विकिरण की परत है। विकिरण यानी कि सूक्ष्म तरंगें, जो अल्ट्रावायलेट तरंगें होती हैं वो भी विकिरण है। तो सूक्ष्म तरंगें यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी को घेरे हुए हैं,
और वॉन एलेंस करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन परतों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो इनके नाम पर ही इनको वॉन एलेंस रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। तो एक तो लगभग 2600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये परत, और एक है लगभग 13,000 से लेकर के 15, 16, 17,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये परतें अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचाती हैं। अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो इन परतों को क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां पर रेडिएशन से नुकसान होता है। तो हमारे जो अंतरिक्ष यान हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इन परतों से सुरक्षा के उपाय उनमें यान में किए जाते हैं, और यान को भी नुकसान पहुंचता है, मशीनरी को भी नुकसान पहुंचता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरे को नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए उन पर विशेष प्रकार के लेप किए जाते हैं और विशेष धातुओं से उनको ढका जाता है, विशेष प्रकार से रासायनिक तरीके से, जिससे कि इन विकिरण का उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से ये वायुमंडल की संरचना हो गई। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है इसका, कि वायुमंडल का हमारा जो तापमान है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं वायुमंडल के तापमान को। तो सबसे पहली यहाँ पे जो शब्दावली है हमें ये समझनी है कि तापमान के लिए एक तो सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन जिम्मेदार है, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, ऊष्मा की किरणें जॉइंटली, कंबाइंडली मिलकर के कहलाती हैं सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन। ये सौर विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करता है। ध्यान रखना, सौर विकिरण का मतलब सूर्य से आने वाली समस्त ऊर्जा जिस भी रूप में आ रही है, चाहे वो प्रकाश के रूप में आ रही है, चाहे ऊष्मा के रूप में आ रही है, सारी की सारी ऊर्जा सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहलाती है। अब इस सौर विकिरण का जितना भाग धरातल के द्वारा अवशोषित होता है वो सौर स्थिरांक कहलाता है, सोलर कांस्टेंट कहलाता है। तो संपूर्ण ऊर्जा अवशोषित नहीं होती धरातल के द्वारा, उसका जितना भाग धरातल के द्वारा अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, उतने भाग को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक। और ये लगभग होता है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। नोट्स में दे रखा है, आप देखेंगे तो इसको रफली हम बोल देते हैं इसको 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यानी ऐसे समझो कि 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल 1 मिनट में लगभग 2 कैलोरी ऊर्जा, 2 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। हालांकि 1.94 है फिगर, लेकिन 2 भी मान लेते हैं उसको। तो 1 सेंटीमीटर धरातल, 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल 1 मिनट में सूर्य की कितनी ऊष्मा को अवशोषित करता है? 2 कैलोरी। और इस मात्रा को हम कहते हैं सौर स्थिरांक। ये रफली है, ध्यान रखना, ये एवरेज है। धरातल का अलग अलग भाग अलग अलग मात्रा में ऊष्मा लेता है, सब जगह समान मात्रा में ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, लेकिन ये एवरेज निकाल दिया है पूरे धरातल का कि पूरा धरातल इतनी ऊष्मा को अवशोषित करता है। और ये जो ऊष्मा है जिसको अवशोषित किया जा रहा है, इसी से धरातल गर्म होता है। तो ये जो गर्म हो रहा है ये सौर ताप है, ये मात्रा जो है इसकी इंसुलेशन है। हम ऐसे कह रहे हैं, देखो सौर कांस्टेंट में यानी सौर स्थिरांक में और सौर ताप में अंतर समझना है आपको। सौर स्थिरांक तो वो मात्रा है जिससे हमें पता चल रहा है कि कितनी ऊष्मा धरातल के द्वारा प्रति मिनट प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अवशोषित की जा रही है, ये तो है सौर स्थिरांक। फिर सौर ताप, अब यहाँ पे हम कोई मात्रा नहीं बता रहे, बस हम सिंपली कह रहे हैं कि जो ऊष्मा धरातल के द्वारा अवशोषित हो रही है उसको ही हम इंसुलेशन कह रहे हैं, उसको ही हम सौर ताप कह रहे हैं। तो इस तरह से ये सौर ताप हुआ। अब ये जो ऊष्मा अवशोषित होती है इसको तो हम सोलर रेडिएशन कह रहे थे, सौर विकिरण कह रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी ऊष्मा धरातल में रह नहीं जाती। धरातल भी इसको फिर नए विकिरण के रूप में, नई तरंगों के रूप में वापस कर देता है, वायुमंडल में पहुंचा देता है। उसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में अंतर कर लो। सौर विकिरण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, ये कम तरंग दैर्घ्य की होती हैं, ध्यान रखना है। और फिर ये धरती से टकराती हैं, टकराने के बाद धरती इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य को बढ़ा देती है। फिर ये बढ़ी हुई तरंग दैर्घ्य की किरणें धरती से निकलती हैं
तब इनको कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव शब्द पृथ्वी के लिए आ रहा है, पृथ्वी का विकिरण। तो पृथ्वी के पास अपना तो विकिरण है नहीं, आप जानते हैं पृथ्वी के पास अपनी तो ऊर्जा है नहीं, अपनी तो ऊष्मा है नहीं, तो वही सौर विकिरण का ही भाग है, उसी को धरातल वापस लौटाता है विकिरण के रूप में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा, नीचे एक शब्द और है अल्बीडो। अल्बीडो भी ऐसे ही बोलते हैं हम कि धरातल के द्वारा जो सौर विकिरण का भाग वापस कर दिया गया है वो अल्बीडो है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों में अंतर आपको करा दूं। अल्बीडो तो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि गेंद हमने दीवार में मारी और दीवार से गेंद टकरा करके तुरंत वापस आ गई। तो ऐसे कहो, गेंद की जगह पे तो ले लो सूर्य की किरणें और दीवार की जगह पे ले लो पृथ्वी। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराई और गेंद की तरह वापस आ गई। तो उस सौर विकिरण के वापस आने को, उतनी मात्रा को तो कहते हैं अल्बीडो। तो ऐसे कहो कि अल्बीडो क्या हुआ, धरातल के द्वारा सूर्य की किरणों को वापस कर देना, परावर्तित कर देना। यहाँ पे शब्द परावर्तन लो, परावर्तित कर देना अल्बीडो है। लेकिन सौर विकिरण का कुछ भाग धरती ने अवशोषित कर लिया, अवशोषित करने के बाद फिर उसे दूसरी तरंगों के रूप में वापस कर रही है, वो उन्हीं तरंगों के रूप में वापस नहीं कर रही, वो पार्थिव विकिरण है। तो सूर्य की किरणें दो तरीके से धरातल से वापस लौटती हैं। एक तो तुरंत उन्हीं रूप में वापस लौट जाती हैं टकरा करके, वो तो अल्बीडो है। और एक फिर वो पार्थिव विकिरण के रूप में, यानी कि दूसरी तरंगों के बढ़ी हुई तरंग दैर्घ्य के रूप में वापस लौटती है, वो पार्थिव विकिरण है। तो इस तरह से ये सूर्य का जो ऊष्मा है वो धरातल पर आती है। तो इन शब्दों को आपको, पांचों शब्दों को समझना है कि सौर विकिरण वो सूर्य की ऊर्जा जो धरातल तक आ रही है, संपूर्ण ऊर्जा, ये छोटी तरंग दैर्घ्य के रूप में है। इसके नीचे फिर सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति मिनट अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का, सौर स्थिरांक है। और इसी से, इसी ऊष्मा से धरातल गर्म होता है, ये सौर ताप है, इंसुलेशन है। फिर धरती इस ऊष्मा को किसी अन्य रूप में वापस लौटाती है, अन्य तरंगों के रूप में, बड़ी हुई तरंग दैर्घ्य के रूप में, वो पार्थिव विकिरण है। और सूर्य के जो विकिरण है, सूर्य की जो किरणें हैं, उन किरणों को धरती जो परावर्तित कर देती है बिना अवशोषित किए हुए, वो मात्रा अल्बीडो है। अब इन सब चीजों की मात्रा कितनी होगी, यानी कि धरातल पर कितनी किरणें वापस लौटेंगी, कितनी धरातल के द्वारा अवशोषित होंगी, कितनी से धरातल गर्म होगा, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। और इसी से अलग अलग स्थान का तापमान अलग अलग रहता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब जगह का धरती का तापमान सभी समय पर एक साथ एक जैसा नहीं रहता। तो सीधी सी बात है कि ये फिगर बदलते होंगे, यानी कि सौर स्थिरांक बदलता होगा, अल्बीडो बदलता होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बदलता होगा। इन सब के बदलने से ही तापमान अलग अलग रहता है। तो इसको ही कहते हैं हम प्रभावित करने वाले कारक। इन प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो अक्षांश है कि अलग अलग अक्षांशों पर ये मात्रा अलग अलग रहती है। दूसरे कारक है आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी सूर्य की किरणों का झुकाव कितना है। फिर दिन की लंबाई, दिन छोटा है कि बड़ा है। और पृथ्वी की सूर्य से दूरी, यानी पृथ्वी सूर्य के नजदीक है या दूर है, थोड़ा सा इन पर निर्भर करता है। तो मतलब कहो कि किसी स्थान पर कितना तापमान होगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से एक तो अक्षांश है, एक आपतन कोण है, एक दिन की लंबाई है, और एक सूर्य से दूरी है। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत गिरती हैं, इसलिए भूमध्य रेखा पर ये सौर स्थिरांक भी ज्यादा होता है, ठीक है, और इंसुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर तापमान साल भर ज्यादा बना रहता है। और इंक्लिनेशन एंगल भी, यानी कि लंबवत है, सीधी गिर रही है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, आपतन कोण बढ़ता जाता है, यानी कि जो किरणें हैं वो तिरछी होती चली जाती हैं और ध्रुवों पर एकदम तिरछी गिरती है, इसलिए वहां पर सौर कांस्टेंट यानी कि सौर स्थिरांक कम होता है, इंसुलेशन कम हो जाता है और तापमान घट जाता है। ऐसे ही फिर गर्मी के दिनों में दिन की लंबाई ज्यादा होने के कारण गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी के दिनों में दिन की लंबाई कम होने के कारण सर्दी रहती है, तापमान कम रहता है। तो इस तरह से ये बिंदु हैं जिन पे तापमान जो है वो प्रभावित होता है।
अब इसके बाद अगला जो है कि जो मैंने अक्षांशों का जैसे बताया था, इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखो, जैसे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा पर तापमान जो है वो औसत तापमान साल भर लगभग +26 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये करीब 24 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस, यानी मकर रेखा पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और कर्क रेखा पर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। फिर ये आर्कटिक वृत्त पर लगभग -7 डिग्री सेल्सियस और ऊपर उत्तरी ध्रुव पर लगभग -23 डिग्री सेल्सियस, और नीचे फिर ये दक्षिणी ध्रुव पर लगभग -33 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। तो ये सूर्य की किरणों के कारण और धरातल के कारण, ये सारे फैक्टर जो ऊपर आपने पढ़े हैं, उन्हीं के कारण ये तापमान का वितरण है यहाँ पे, कि तापमान अलग अलग रहता है। अब इसके बाद में तापमान विलोमता। तापमान विलोमता हम कहते हैं कि जैसे सामान्य तौर पर मैंने बताया था क्षुब्मंडल में आपको कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, लेकिन विलोमता उल्टा है कि ऊंचाई बढ़ने पर कहीं कहीं पर तापमान बढ़ता है। देखो यहाँ पर ये घाटी है, ये दोनों तरफ पहाड़ है, ये पहाड़ की घाटी है, तली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और ऊंचाई बढ़ने पर 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यानी तापमान बढ़ रहा है ऊंचाई बढ़ने पर, जबकि आप पढ़ चुके हैं ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। तो कहीं कहीं पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ जाता है, उसको ही कहते हैं ताप विलोमता या टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है पहाड़ों में होने वाली प्रमुख घटना है। पहाड़ों की घाटियों में तापमान कम होता है, पहाड़ों के ढलानों पर तापमान ज्यादा होता है, ज्यादातर पहाड़ों में ही होता है। लेकिन फिर भी इसके लिए जो मतलब अनुकूल कारण है, उनमें एक तो अनुकूल कारण है कि ठंडी लंबी रात, यानी हमारे यहाँ पर भी अगर जाड़े के दिनों में कभी कभी क्या होता है कि रातें जब लंबी होती हैं दिसंबर के महीने में, तो उन दिनों तापमान जो है नीचे धरातल के नजदीक काफी कम रहता है और ऊंचाई बढ़ने पर थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। तो लंबी ठंडी रात में तापमान विलोमता होती है। साफ और बादल रहित आकाश अगर होता है, जैसे जिस दिन रात को तापमान मतलब रात को बादल नहीं होते सर्दी के दिनों में, उस दिन ओस पड़ती है ज्यादा, क्योंकि नीचे का तापमान बहुत कम घट हो जाता है और ऊपर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये ऐसी शांत एवं स्थिर वायु, हिमाच्छादित धरातल, इनके होने पर भी तापमान विलोमता कभी कभी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना है कि तापमान विलोमता सामान्य घटना नहीं है, कहीं कहीं पर होती है और कभी कभी होती है, लेकिन पहाड़ों में ये अक्सर होती है, पहाड़ की घाटियों में। और इसीलिए घाटियों में जैसे देखोगे जो बसावट होती है पहाड़ों में, गाँवों पहाड़ों में जो छोटे छोटे गांव और कस्बे होते हैं, वो घाटी में नहीं होते, तली में नहीं होते, ढलान पर होते हैं, क्योंकि ढलानों पर तापमान ज्यादा रहता है और घाटी में तापमान कम रहता है। तो घाटियां तो खाली होती हैं, और जैसे देहरादून वगैरह ये बसे हुए हैं, या और भी अल्मोड़ा वगैरह बसे हुए हैं हिमालय में, तो ये ढलानों पर बसे हुए हैं, वहाँ पे गांव भी ढलानों पर बनाए जाते हैं, खेती भी ढलानों पर की जाती है, तो सामान्य तौर पर वहाँ तापमान कम रहता है। तो इस तरह से ये ताप विलोमता है। इसके बाद फिर आता है ताप विलोमता से जुड़ा हुआ रुद्धोष्म परिवर्तन है। रुद्धोष्म परिवर्तन का मतलब है कि अगर बाहर से ऊष्मा का लेन देन नहीं हो रहा और फिर भी तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, एडियाबेटिक चेंजेस कहते हैं। तो जैसे गर्म हवा नीचे से ऊपर उठ रही है, अगर गर्म हवा नीचे से ऊपर उठती है तो ऊपर दाब घटता है, और दाब के घटने से वो आयतन में फैलती है, और आयतन में फैलते समय उसे काम करना होता है, कार्य करना पड़ता है, उस कार्य में ऊष्मा खर्च होती है, इससे उसका तापमान घट जाता है। तो ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स है टेम्परेचर का, ये प्रति 1 किलोमीटर पर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल उल्टा है इसका वेट एडियाबेटिक लैप्स, कि जब ठंड मतलब जो नम हवा है, नम हवा अगर ऊपर उठ रही है या नीचे गिर रही है, तो उसके तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, वो ऊपर उठने या नीचे उठने से वो वेट एडियाबेटिक लैप्स कहलाता है, और ये लगभग 6 डिग्री सेल्सियस होता है प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पे लैप्स रेट आप 3 पढ़ेंगे, देखो एक तो सामान्य लैप्स